हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 7 प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक संरचनाएं पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर में हम स्टार्टिंग के कुछ साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। हम पढ़ेंगे कृषि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, गैर कृषि अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था, व्यापार, व्यापारी और वैश्वीकरण किस प्रकार से, मौद्रीकरण मतलब किस तरह से जो पैसे का लेन देन होता था वो किस प्रकार से चल रहा था। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार से टैक्स वसूला जाता था, इन सब चीजों का स्रोत क्या था, बहुत अच्छे से एक स्टडी करेंगे जिससे हमें एक अर्थव्यवस्था के पूरा टोटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। और साथ साथ हम एक दूसरे साम्राज्य से कंपेयर करेंगे जो उस टाइम के साम्राज्य थे। मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर आज का वीडियो। इसको सबसे पहले तो मैं बता दूं तो एक लेसन जो है ये है 7 लेसन, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम 4 पार्ट में बांट कर करने वाले हैं। आज का जो है हमारा वीडियो है वो फर्स्ट पार्ट रहेगा। वीडियो के लास्ट में जो इस पूरे सेगमेंट का जो क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले बताऊं मैं तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, इसको हम स्टडी करने वाले मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। तो मौर्य साम्राज्य अर्थव्यवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 324 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड उल्टा चल रहा है, 324 ईसा पूर्व, ठीक है, से लेकर 187 ईसा पूर्व तक का। आपको इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं हो, एमए हिस्ट्री कर रहे हो, तो आपको क्लियर होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। और मौर्य साम्राज्य के अंदर में 2 ही ऐसे राजा रहे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए और जिनका सबसे ज्यादा नाम जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा के तौर पे जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। उनका प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उन्होंने सिकंदर महान जैसे जो विशाल विश्व विजेता थे उनको उन्होंने हराया। ठीक है, सिकंदर महान को हराने के कारण से, ठीक है, वो क्योंकि पूरा विश्व जीत के आ चुका था, ठीक है, और भारत में आने के बाद वो वापस लौटा वहां से, तो उसके कारण से इनका नाम पूरे विश्व में विख्यात था। दूसरी चीज, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है। सम्राट अशोक ने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बौद्ध धर्म को उन्होंने बहुत ज्यादा फैलाया। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जैन धर्म बहुत ज्यादा विकसित हुआ। ठीक है, पर सम्राट अशोक के आते आते टाइम पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार किया, अपने बच्चों को भी उसमें लगाया। ठीक है, और उनके टाइम पीरियड के अंदर में जो चीजें की गई उसको अभिलेखों पे गुदवाया गया। ठीक है, एक तरह से अभिलेख बनवाया गया, पत्थर के शिलालेखों के ऊपर लिखवाया गया। ठीक है, और वो साक्ष्य के तौर पर आज के समय में हमारे पास उपलब्ध है, जिसके कारण से हम उनकी चीजों को देख पाते हैं और पता लगा पाते हैं कि ये राजा ने ये काम किया है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, सिंपल सा आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो। यहाँ पे आप दूसरी चीज और बात करें दोस्तों कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है 324 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व का, तो बहुत ज्यादा पुराना टाइम पीरियड है। उनके बारे में हमें इतना सारी चीजें पता कैसे चली? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर में हम हमेशा फैक्ट के ऊपर में बात करते हैं, चीजों के ऊपर में बात करते हैं जो रियलिटी को दर्शाता हो। ठीक है, हम कल्पना मात्र नहीं करते या फिर हम फ्लुक नहीं करते कि भैया ये ऐसा हुआ होगा, तुक्का नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें स्रोत के बारे में कि हमें इनके बारे में जानकारी कैसे मिल रही है। तो सबसे बड़े स्रोत के तौर पर यहाँ पे मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसके आधार बनाते हम। जो मेगास्थनीज था कौन, सबसे पहले ये बात करें तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के घर में रहता था, दरबार में रहता था, वहां पे एक चिकित्सक के तौर पे कार्य भी किया उसने। और मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। ठीक है, और पूरे भारत में उसने घूमा और उसके आधार पर उसने अपने एक यात्रा वृतांत लिखा जिसका नाम लिख दिया उसने इंडिका। ठीक है, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, उनकी सैनिक अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीजें उसने वर्णन किया है। ठीक है, जिसके थ्रू हमें चंद्रगुप्त मौर्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आज भी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर में, तो वो जाती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। आज की जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स है वो जितना हद तक सोचती हैं, वो 324 ईसा पूर्व में जो बुक लिखी गई कौटिल्य की अर्थशास्त्र वो पहले ही सोच चुकी है। आप इससे कल्पना कर सकते हो कि कितना वो एडवांस
उसके अंदर में लिखा गया चीजें, बताई गई चीजें। आज जिस व्यवस्था के थ्रू जीएसटी एक तरह का सिस्टम, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज हमारी सरकार के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है, करंट गवर्नमेंट के द्वारा, वो उस टाइम पे इस तरह की अर्थव्यवस्था चलती थी पहले से ही, ठीक है। किस प्रकार से थी वो आगे मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो उनके आधार पर हम एक स्रोत मात्र के आधार पर हम उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाते हैं। तीसरा चीज आ जाती है कि जो अशोक सम्राट के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा जो भी अभिलेखें लिखवाई गई, तो उनके आधार पर भी हम उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाते हैं। देखो, हमेशा स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या, जिसको हम खुदाई के जरिए खोद कर निकालते हैं, जो पत्थर के ऊपर में लिखा हुआ किसी तरह की लिपि मिली, अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, ठीक है, ये सारे क्या हुआ पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। किसी मटके के ऊपर में कुछ लिखा हुआ मिला, ठीक है, कोई चित्र मिला, कोई भी मतलब चीजें, जिस इमारतें मिली, इमारतों को देखकर, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, एक पुरातात्विक स्रोत में आ गया, जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा खुदाई करके ढूंढा जाता है, निकाला जाता है। उसके आधार पर हम एक स्टोरी तैयार करते हैं कि हाँ ये वाला इस तरह का है, रिलेट करते एक दूसरे से। और दूसरा आ जाता है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंदर में किताब, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, कोई पर्ची, कुछ भी चीजें हैं जिसमें रिटर्न में कुछ लिखा गया है, ठीक है, हम उसको साहित्यिक स्रोत के अंदर में रखते हैं। तो जो इंडिका और अर्थशास्त्र पुस्तक है वो साहित्यिक स्रोत में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इनके आधार पर हमें उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। सबसे पहले यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर हम किन किन चीजों को देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनना। एक भी पॉइंट अगर मिस करते हो तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको क्लियर करूँ तो जो आपकी हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री की बुक है, वो बहुत लेंथी है, ठीक है, करवाने में बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ आप सभी बच्चों को, तो ऐसे वीडियो पे पढ़ाना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप चीज़ें कुछ समझ में ना आए तो आप कॉल करके, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरी स्पीड स्लो है वीडियो बनाने में, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का भी वर्क होता है, स्टडी होता है, तो उसमें कारण से टाइम नहीं मिल पाता है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। उसके लिए आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमारे दीन अब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, जिससे हम मोटिवेट हों और बनाएं। क्योंकि जब आगे सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम भी ढीले पड़ जाते हैं, क्या क्या बनाना, देखने वाला नहीं है कोई, तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करें मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अंदर में हम किन चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम मौर्य साम्राज्य की कभी भी बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है उनकी सेना। मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी, बहुत बड़ी विशाल सेना थी। विशाल सेना थी कैसे पता चला, सेल्यूकस निकेटर जैसे जो सिकंदर महान थे, उनको हराना, ठीक है। तो वो पूरे विश्व को जीत कर आया है, पूरा विश्व जीत कर, मतलब चाइना, यूरोप, अमेरिका, सब कुछ जीत कर आया है। आप उसको हरा रहे हो तो उसके पास कितनी बड़ी सेना होगी और आपके पास कितनी बड़ी सेना होगी, ये देखना बहुत बड़ी बात है। तो उनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। उसके अंदर में पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, तीरंदाजी, मतलब हर तरह के सैनिक थे, ठीक है, भाले वाले, जासूसी वाले, सब तरह के सैनिक से भरे हुए थे। और सभी का रख रखाव, ठीक है, सैनिकों का रख रखाव करना, एक पूरी तरह से एक वेल मैनेजमेंट तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता था, ठीक है। तो वो उसकी अर्थव्यवस्था में हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज़, उनके जो संसाधन की आवश्यकताएं थी वो बहुत ज़्यादा विशाल थी। अगर आप इतने बड़े सैनिक को पाल रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें उसका सोर्स भी चाहिए होगा भाई, इतना ज़्यादा हमें पैसा, पूरी एक तरह का अर्थव्यवस्था हमें मैनेज करना पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी इनको हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, तो इनकी अर्थव्यवस्था में राजस्व वसूली, जो हम टैक्स वसूलते हैं, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम देखने के लिए मिला, ठीक है, कि किस तरह से टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो जमीनों के ऊपर में टैक्स लगते तो वो भी उसको दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। तो ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक सुव्यवस्थित, मतलब एक पूरी तरह से वेल मैनेजमेंट राजस्व व्यवस्था था, जिसके थ्रू वो टैक्स वसूलते थे, किसी के ऊपर टैक्स लगाते थे, ठीक है। और अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगाना उन्होंने शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इसके अंदर में जो टैक्स वसूल करने का, वही कार्य सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था। और वो किस तरह से विस्तृत और सुचारित निर्देश दिए गए, ठीक है। मतलब क्या होता है, कई बार ना, जैसे अभी गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून लाया, ठीक है। तो मुझे ये तो रैली कहूँ तो मुझे तो समझ में नहीं आया वो तीनों कृषि कानून क्या थे, ठीक है। बस इतना पता 3 कृषि कानून थे, पर तीनों कृषि कानून के नाम क्या क्या थे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। वहीं उससे पहले सीएए आया था, सीएबी, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोल रहे थे, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोला फिर बाद में हमने। वो समझ में आया था कि उसके अंदर में क्या था। पर जो
तीन कृषि कानून आया, उसके अंदर में क्या था कि उसका नाम क्या था प्रॉपर, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मतलब इनकी क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या था, नियम क्या था कि जो भी रूल रेगुलेशन बनाते थे ये, तो सबसे मेन टारगेट क्या होता था कि ऐसा बनाओ विस्तृत हो, इस विशिष्ट हो, ठीक है, अलग हो, विस्तृत हो, बड़ा हो, ठीक है, और सुचरित हो, मतलब इस तरह का हो जो सबको समझ में आए, ठीक है, सबके समझ में आए, ठीक है, निर्देशित हो कि हाँ भाई पूरी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी बंदे को समझ में नहीं आता है तो उस विल का बनाने का, जो उस रूल रेगुलेशन को बनाने का वेस्ट गया, टाइम पूरा बेकार गया, वो बंदा उसको फॉलो ही नहीं कर सकता। आपने कोई रूल बनाया, समझ में ही नहीं आया, तो फिर मैं क्या फॉलो करूंगा उसे। ठीक है, तो ये चीजें भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और जिस तरह के भी जैसे हमारे कंट्री में सिचुएशन बनी हुई है, आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इतना ज्यादा एग्रेसिव विपक्ष होता है कई बार, ठीक है, इस तरह की हिंसाएं देखने के लिए मिलती हैं। लाल किला पे 26 जनवरी को हुआ था। तो इन सब का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो चीजों को स्पष्टीकरण के साथ नहीं कर रही है। ठीक है, बना दिया उन्होंने, लो बनाए, तीन कानून बनाए, भले ही मैं मानता हूँ बहुत अच्छे होंगे, वर्ल्ड बेस्ट कानून होंगे, उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, बट कैसे हमें पता चलेगा इंप्रूवमेंट होगी, हमें पहले समझ में तो आए। समझ में ही नहीं आया तो कैसे पता चलेगा। और मुश्किल से मुझे लगता है कि सभी बच्चों को, सभी लोगों को समझ में आया। अगर आपको समझ में आया था वो तीनों बिल, ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि नाम क्या क्या था तीनों बिल का। ठीक है, तो बहुत अप्रिशिएट होगा। मैं भी दोबारा पढ़ूंगा कि क्या था, क्या पता मुझे भी समझ में आ जाए। मुझे फर्स्ट टाइम तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आया। आगे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर में राज्य राजस्व आधारित कृषि अर्थव्यवस्था थी, जिसके अंदर में जैसे टैक्स पे बेस्ड कृषि अर्थव्यवस्था पूरी थी। यहाँ पे कृषि के लिए जो भूमि थी वो दो प्रकार की भूमियों का वो भूमियों का आधार तय किया गया। दो प्रकार की भूमि कौन कौन सी होती थी? एक तो राजस्व मतलब राजकीय भूमि होती थी। राजकीय मतलब क्या? शाही भूमि, जो राजाओं के अंडर में आती थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंदर में आती थी। और दूसरा होता था व्यक्तिगत भूमि। दूसरा व्यक्तिगत भूमि, जो व्यक्तिगत भूमि से टैक्स वसूला जाता था वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लगाया जाता था। और जो राजस्व वाले से टैक्स वसूला जाता था या जो उसके कर आते थे वो राज्य के खजाने के अंदर में ऐड किए जाते थे। ठीक है, समझ में आता है? जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, जो शाही खजाने के अंदर में, उसको ऐड किया जाता था। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंदर में सबसे अच्छी बात क्या देखने के लिए मिलती है? दास प्रथा का अभाव था। उस टाइम पे जब ये सेल्यूकस निकेटर आया, उस टाइम पे अगर आप यूरोप की अलग अर्थव्यवस्था पढ़ो, मतलब उनके इतिहास के बारे में पढ़ो, तो वहां पे आपको दास प्रथा बहुत ज्यादा चरम पर मिलती है। पर मौर्य साम्राज्य के अंदर में उस समय दास प्रथा नहीं थी, तो ये देखने के लिए मिलती है। पर जैसे महलों के अंदर में जो बड़े बड़े शाही महल हुआ करते थे, बड़े बड़े अधिकारियों के महल होते थे, वहां पे लोग रहा करते थे, दास के तौर पे कह लो या फिर नौकरों के तौर पे रहते थे। खाना बनाने वाला, ये सब चीजें रहती थी। तो जो इंडिका पुस्तक है उसमें बताया गया कि दास प्रथा का अभाव था, पर फिर भी वहां पे कृषि करने के लिए लोगों को लाया जाता था अलग से। ठीक है, महलों के अंदर में रख रखाव, साफ सफाई के लिए लाया जाता था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महल होते थे, तो कैसे रहेंगे। ठीक है, बड़े घरानों में कुछ लोग उदासों की तरह देखते थे। ठीक है, एक तरह से बंधुआ मजदूर मान लो, वो देखने के लिए मिलता था। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे जूनागढ़ प्रस्ती करके एक आपके टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टॉपिक है आपका जूनागढ़ प्रस्ती करके। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे गिरनार की लंबी दूरी, मतलब एक स्टोरी टाइप का बताया हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, और यहाँ पे राजा रुद्रमन, ठीक है, राजा रुद्रमन के टाइम पीरियड का पूरा बताया गया है, किस तरह से वो पूरा चीज़ों को रेगुलेट करते थे, क्या था। तो मौर्य साम्राज्य के रिलेटेड ही चीज़ें इसके अंदर बताई गई, किस तरह से विशाल सेना का रखरखाव किया जाता था, किस प्रकार से सारी चीज़ें चलती थी, और वो राजा रुद्रमन के द्वारा किस प्रकार से चीज़ों को की गई थी। तो वो जो मौर्य राज्य का टाइम पीरियड है, उसके बाद आसपास का टाइम पीरियड को इसमें दर्शाया गया है। तो जो क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से बन जाता है, जूनागढ़ प्रस्ती से कि क्या है। तो आप उसके अंदर में हम बताएंगे क्या? तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जो मैंने आपको पढ़ाया किस प्रकार की थी वो बताओगे। ठीक है, गैर कृषि उत्पादन जो भी मैं बताने वाला हूँ वो बताओगे, व्यापार बताओगे, और राजस्व व्यवस्था बताओगे, क्योंकि जो मैंने सारा कुछ इसके अंदर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मैंने सबसे पहले आपको कृषि अर्थव्यवस्था बता दिया। अब हम गैर कृषि अर्थव्यवस्था की ओर जाएं, तो गैर कृषि अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आता है कृषि क्षेत्र से प्राप्त किए संसाधनों का उपयोग। ठीक है, जो जैसे एक तो कृषि क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों का उपयोग जैसे हमने किया, जो भी धान गेहूं मिला उसको हम राज्य के खजाने में डाल रहे हैं या फिर बेचकर व्यापार करके आगे हम कर रहे हैं। तो गैर कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर में जैसे मान लो हमने कोई मूर्ति बनाई, ठीक है, व्यापार करने के लिए कोई हार बनाया, सोने के सिक्के बनाए या फिर सोने के आभूषण बनाए,
तो ये क्या था, गैर कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर में शामिल किया गया। जो हम अलग कृषि से हटकर जो चीजें कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिए, वो गैर कृषि उत्पादन के तौर पे जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, मौर्य साम्राज्य के अंदर में गैर कृषि अर्थव्यवस्था की अच्छी खासी मतलब भरमार थी, जिसमें खनिज वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, धातुओं का उपयोग, धातु कर्म विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उपयोग में लाई जाती थी। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो कृषि करके आधार अपना कृषि के आधार पर अपना पेट पाल रहा है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति है उसको कृषि का उसके पास सोर्स नहीं है, तो वो बंदा क्या कर रहा है कि अलग अलग तरह के धातु बना रहा है, अलग अलग तरह के हथियार बना रहा है, उसी को बेचकर वो अपना पेट पाल रहा है और उसी के थ्रू अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। तो इस तरह से गैर कृषि उत्पादन भी देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके अंदर में धातु कर्म, जो खनिजों का उपयोग करना, ठीक है, खनिजों का उपयोग करके बेचना, धातु कर्म का उपयोग करना और उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सोने लोहे हीरे इन सब के जेवरात बनाना, ठीक है, इन सब चीजों को देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर में अलग अलग तरह से व्यापार में एकाधिकार को मतलब जन्म देना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगला टॉपिक जो आपका आता है, यहाँ पे राजस्व संसाधनों का दोहन। ठीक है, राजस्व संसाधनों का दोहन, उससे पहले व्यापार वाला आता है, ये व्यापार वाला आता है। व्यापार के अंदर हम बात करें तो व्यापार किस प्रकार का था, तो नॉर्मली जो मौर्य साम्राज्य के अंदर व्यापार की अगर स्थिति देखोगे तो यहाँ पे गोमद हो गया, इंद्रगोप हो गया, सूर्यकांत हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े जो मनके होते थे या फिर अलग अलग तरह के पत्थर हुआ करते थे, इनका व्यापार हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे व्यापार के इस तरह के स्रोत मिलते थे जो नदियों में से निकलते थे। ठीक है, और जो अलग अलग तरह के आभूषण बनाए जाते थे, वो भी एक तरह का व्यापार के स्रोत पे रखा गया। ठीक है, व्यापार के लिए एक अलग से नीति बनाई गई थी, जिसमें टैक्स वसूली सिस्टम, जैसे हम कह लो एक तरह का टैक्स पूरा निर्धारित वो था कि आज के समय में क्या, जैसे आप ऑयल खरीदते हो, एक एग्जाम्पल के लिए आप तेल खरीदने गए, तो जितना जो फर्स्ट पर्सन है जिसने ऑयल को बनाया वो भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, उतना आप भी कर रहे हो, और लास्ट जो पर्सन होगा जो यूज कर रहा है वो भी उतना ही पे करने वाला है। कोई चेंजेस नहीं होता उसमें, टैक्स के अंदर में उतना ही टैक्स हम पे करते हैं। ठीक है, पर उस टाइम पे भी सेम यही अर्थव्यवस्था थी कि एक पूरा वेल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसमें एक टैक्स किस तरह से वसूल किया जाएगा, गवर्नमेंट को कितना पे करना है, ये प्रॉपर एक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो व्यापार के अंदर में क्या देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग तरह के जो मनके हुआ करते थे, पत्थर हुआ करते थे, उनका व्यापार किया जाता था, आभूषणों का व्यापार किया जाता था, हथियारों का व्यापार किया जाता था। हथियारों में जो लोहे से बने हो गए, ठीक है, आयरन लोहे से बनी हुई चीजें हो गई, इन सब चीजों का वो व्यापार क्या करते थे। व्यापार करने का तरीका देखा जाए तो विनिमय का आधार था। विनिमय मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। ठीक है, पर मौर्य साम्राज्य के टाइम पे वहां पे सिक्के का प्रचलन हो चुका था, जिसमें पहले तो स्टार्टिंग में जो हाथ वाले सिक्के चलते थे, हाथ मतलब क्या, जिसको ठोक कर बनाया जाता था। ठीक है, ठोक पीट कर बनाया जाता था, लोहे के सिक्के हो गए, तांबे के सिक्के हो गए, इस तरह के चलते थे। बाद में सोने के सिक्के भी लाए गए। ठीक है, तो ये पूरा टाइम पीरियड ये रहा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो हमें जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज की बुक इंडिका और अर्थशास्त्र की जो आपकी कौटिल्य की बुक थी, उसके थ्रू हमें इनकी जानकारी मिलती है यहाँ पे। और मौर्य साम्राज्य के अंदर में जो मसाले हुआ करते थे, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, ठीक है, लोबान हो गया, तो इन सब चीजों का भी व्यापार करने के लिए मिलता था। कूट हो गया, तो इन सब चीजों का भी हमें व्यापार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे। ठीक है, और इसके स्रोत हमें मिलते कैसे हैं, जैसे अब ये अब मान लो कोई एक चीज है, जैसे तेज पत्ता ही एक जो हमारा गोंद हो गया, तेज पत्ता हो गया, लोबान हो गया, इसको मान लो मौर्य साम्राज्य के अंदर हम उगता है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। पर यही चीज दूसरी जगह पे नहीं उगता है, पर वहां पर देखने के लिए मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि भैया एक जगह से दूसरी जगह गया होगा। अब जैसे मान लो आज मेरे घर में सेब है, ठीक है, सेब है, एप्पल है, ठीक है, और एप्पल तो दिल्ली में उगता नहीं है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में उगता नहीं है, मेरे घर में उगता नहीं, कोई मैंने पेड़ लगा नहीं रखा, तो सेब है कैसे, खरीद के लाया हुआ। खरीदने वाला कहाँ से लाया हुआ, जिससे मैंने खरीदा वो कहाँ से लाया हुआ, वो मंडी से लाया हुआ। वो मंडी वाला कहाँ से लाया हुआ, मंडी वाला बगीचे से लाया हुआ कहीं से। ठीक है, तो वो कहाँ था बगीचा, वो कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, कश्मीर से आया हुआ है, क्योंकि सेब का जो उगने का जो मदरलैंड है वो कहाँ है, कश्मीर है। ठीक है, तो वहां से आया होगा हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, तो ये वाला इस तरह का पूरा प्रोसेस था। तो अब जो तेज पत्ता है वो देखने के लिए हमें मिल रहा है मौर्य साम्राज्य के अंदर में, और दूसरी जगह फैला हुआ है, तो हम ये मान के चलते थे कि ये व्यापारिक स्रोत के कारण से एक जगह से दूसरी जगह फैला हुआ है। ठीक है,
राजस्व संसाधनों का दोहन की अगर हम बात करें तो जो संसाधन होते थे मौर्य साम्राज्य के अंदर में, जो संसाधन होते थे उसका एक उपाय मतलब किया जाता था, महत्वपूर्ण उपाय था कि सामान्य करों पे राज्यों के अंदर में आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, और धीरे धीरे मतलब एक तरह से सिस्टम तो पूरी तरह से बनाई गई थी कि इस तरह से हमें टैक्स वसूलना है। ठीक है, जो राज्य के संसाधन है उसका उपयोग करना है, पर वो पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते थे। सपोज करो राजा ने क्या किया, एक बहुत बड़ी जमीन को कब्जा कर लिया। ठीक है, राजा ने एक बहुत बड़ी जमीन को कब्जा कर लिया कि भैया ये हमारी राजकीय जमीन हो गई, राजस्व के अधीन आ गई और इसके अंदर में हम खेती करेंगे। पर राजा के पास पहले से इतना सारा काम है, उसके पास इतनी मैनेजमेंट है कि वो चीजों को कर रहा है, पर वो राजकीय भूमि है उसका उपयोग ही नहीं हो पाया। तो वो एक तरह से राजस्व संसाधनों का दोहन हो रहा था इस प्रकार से। ठीक है, कई बार जो इतने सारे सैनिक थे उनका सही से वेल मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, रख रखाव की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, पर इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई थी फिर भी चीजें कहीं ना कहीं छूट जाती थी। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। आगे आप बात करोगे दोस्तों तो यहाँ पे ये पूरा मौर्य साम्राज्य का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो क्वेश्चन था वो जूनागढ़ प्रस्ती से आता है कि किस प्रकार की जूनागढ़ प्रस्ती थी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसका आंसर बता देना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि क्वेश्चन क्या था, तो बुक के आपके लास्ट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसकी में क्वेश्चन ये बनता है आपका कि जूनागढ़ प्रस्ती से प्राप्त सूचनाओं की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उस काल की कृषि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह कहाँ तक उपयोगी है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, वो सारा कुछ उसके अंदर में डालोगे। उपयोगी कहाँ तक है, तो उस समय भी जैसे नहरों का निर्माण किया गया, जूनागढ़ प्रस्ती में जो राजा रुद्रमन था उसके द्वारा नहरों का निर्माण किया गया। नहरों का निर्माण करने का कारण क्या था कि सिंचाई का एक तरह का स्रोत बने। ठीक है, अब जैसे आज के समय में क्या है कि आप फीटर लगा देते हो। ठीक है, जो वाटर वाला होता है, मोटर बड़े वाला, वो लगा देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हम सबमर्सिबल खेतों में करवा देते हैं, जिससे पानी का, सिंचाई का पूरा स्रोत बने। पर उस टाइम पे इस तरह की चीजें नहीं थी। उस टाइम पे क्या होता था कि राजा द्वारा नहर का निर्माण करवाया जाता था, तालाबों का निर्माण करवाया जाता था सिंचाई के स्रोत के लिए। ठीक है, और अच्छी बीजों का उपलब्ध करवाना, ठीक है, खाद का उपलब्ध कराना, खनिज का उपलब्ध करवाना। तो इन सब चीजों के आधार पर मतलब उनकी जो कृषि अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा विकसित हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। और मैंने ये बताया आपको, तो एक ना ऊपर से आपका जो क्रीमी लेयर है वो मैंने आपको क्लियर करवाया कि ये चीजें ऐसी हैं। अब एक बार आप अगर पढ़ते हो, खुद भी पढ़ोगे, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि आप रिलेट कर पाओगे। मैंने ये बोला और यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, जिससे आप रिलेट करके अच्छे से आप समझ पाओगे और पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मौर्य साम्राज्य वाला फर्स्ट टर्म जो हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक को पढ़ाने में मुझे 22 मिनट लगे। हिस्ट्री अगर मैं छोटा सा टॉपिक भी उठाऊंगा उसको समझाऊंगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, इस कारण से अगर मैं चारों टॉपिक अगर करवाऊँ एक ही बार में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप पार्ट्स में करवाते हो, फिर हमें पार्ट्स मिलते नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एक ही पार्ट में कराऊं तो वो 3-4 घंटे का बन जाना है नॉर्मल सा, और नॉन स्टॉप बिना वीडियो को काटे पीटे एक बार में बोलना 4 घंटे बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ करने का, इसलिए वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आधा आधा घंटे का 4 चैप्टर करूंगा, 2 घंटे तो ऐसे बीत जाने मेरे। ठीक है, तो इसके कारण से मैं ट्राई कर रहा हूँ पार्ट में करवा दूँ आपको, और जो भी इसके पार्ट्स है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप देख लिया करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना हो तो कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ जाना एमए हिस्ट्री के व्हाट्सअप चैनल से। और उसके बाद आप हमारे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में चैनल का लिंक जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन हो कि हाँ हमारा बढ़ रहा है चीज़ें। ठीक है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जिससे हम आगे उसको कर सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।